टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोगों ने समझ लिया कि जो फोटोन होता है जो आता है उसकी एनर्जी h न्यू के बराबर होता है। जो सरफेस होते हैं जिस पे लाइट पड़ता है उसका एक वर्क फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है अगर उसका एनर्जी फोटोन की एनर्जी ज़्यादा उसके वर्क फंक्शन से, फिर वो अगर ज़्यादा एनर्जी होता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ये सब बातें उसके ग्राफ देखा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और इस तरह से अगर दो मेटल का लेते हैं तो कैसे उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ये सब दिखा रहे थे। आगे दे रखा है कि अगर हमें प्लैंक कांस्टेंट का रिलेशन लिखना हो, वर्क फंक्शन का रिलेशन लिखना हो तो कैसे हम लोग लिखेंगे या बनाएंगे। तो एक ग्राफ दे रखा है कि जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़, एमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। क्या एमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक वर्क फंक्शन तो नहीं रहेगा। मान लो एक सरफेस है उस पर लाइट इंसिडेंट करा रहे मगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एमिट करने के लिए थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन बाकी जो एनर्जी बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। और उसके बाद हम लोग उसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ठीक है, वर्क फंक्शन के बाद तो उसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस तो कैसे दिखाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसका ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फिर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेस। ठीक है ना, ये दे रखा है। इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते तो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और ये हमारा माइनस वर्क फंक्शन की तरह दिखाते हैं, ठीक है ना, वर्क फंक्शन ये। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाता है। कितनी बात सुनिए, ये इस तरह का ग्राफ प्लॉट का। अगर हम लोग इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एमिटेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है मगर वर्क फंक्शन उतना ही रहेगा एक जगह। ठीक है, तो ये तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाता है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, और बाकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी एमिटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल ये इस तरह से दिखा देते हैं। आगे बताया क्या कि जो हमारा रिलेशन होता है एनर्जी ऑफ द फोटोन और जो हमारा आइंस्टीन का इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन है वो क्या है। ठीक है, व्हेन light या lightning photons, when photons incident on the surface incident on the surface the distribution of energy, the distribution of energy is given as h nu is equal to work function प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये एच न्यू जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वर्क फंक्शन W नॉट लिख देते हैं, और ये जो है काइनेटिक एनर्जी
के बराबर लिख दिया। ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वर्क फंक्शन को इधर ला लेते हैं, वर्क फंक्शन को इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा रिलेशन। ठीक, तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है, कभी भी हम लोगों ने देखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये ई इलेक्ट्रॉन होता है, ये वी नॉट पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, इसको अगर निकालना चाहेंगे तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई आ जाएगा, ये इस तरह से। कितनी बात समझ में? इसको अगर अलग अलग करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी का होगा एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है। आगे चले। अब ये जो इक्वेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये वोल्टेज को दिखा रखा है, एच अपॉन ई प्लैंक कांस्टेंट अपॉन ई इनटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क, ये वर्क फंक्शन अपॉन ई। ये ई जो है ना इलेक्ट्रॉन है। क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन होता है ना, ऐसे स्लोप बनाते हैं, तो उसका स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह से दिखाते हैं। ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है ना, मगर ये जनरल इक्वेशन है। कोई भी लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसका स्लोप ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। ये m जो है ना स्लोप होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है y, ये x होता है, और ये एक कांस्टेंट टर्म होता है। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को, जो स्लोप ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर कंपेयर करें इससे, ठीक है, इससे कंपेयर करें तो क्या होगा वो दिखते हम लोग। आगे चले, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो y है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। ये जो स्लोप है m को कहते हैं स्लोप, स्लोप जो है h अपॉन ई के बराबर हो जाएगा, और ये x है, ये y है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो बनाया गया x y के टर्म में, जैसे जैसे x को चेंज करेंगे y में चेंज आएगा, क्योंकि ये तो स्लोप है, स्लोप एकदम सेम हो जाता है। जैसे ये ढलान है तो ये एंगल है, तो ये एंगल इतना ही रहेगा। अब ये लाइन आगे बढ़ता रहेगा, पीछे बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर हम वैल्यू बदलते रहेंगे तो, लेकिन ये स्लोप उतना ही रहेगा। तो m जो है सेम रहेगा इसका, लेकिन ये जो पोटेंशियल, ये जो y है ये x से चेंज होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल हो ये फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो है ये प्लस c है, एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे माइनस w/e है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। कितनी बात में कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट होता है। यहाँ पे अगर इस वाले पे स्लोप अगर लेना चाहे तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे स्लोप कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे ये एंगल है ना, ये एंगल, यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो ये एंगल थीटा कहलाएगा ये, और टैन थीटा को बोलते हैं स्लोप, टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा इज ऑल्सो नोन एज स्लोप। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर AB, ये होगा BC बेस। लेकिन AB को अगर हम लोग यहाँ लेके आएंगे एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, और BC को अगर लेंगे तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये
तो BC जो है ना फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और AB जो है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग प्लैंक कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा, H/E इज इक्वल टू M, H/E इज इक्वल टू M। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 करके छोड़ते हैं। M इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा हो जाएगा। ये tan थीटा, ये वाला tan थीटा, tan थीटा जो है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ए बी अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC। अगर हम लोग इसमें देखते हैं AB अपॉन BC को अगर देखते हैं तो AB जो है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड BC फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हियर AB is equal to stopping potential, stopping potential एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाला मिटा दूं मैं, और BC is equal to increase in frequency, BC is equal to increase in frequency। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि जैसे देखिए M जो है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन था, tan थीटा भी कहते हैं, AB अपॉन BC भी कहते हैं। M जो है ना इसके बराबर है, H/E के बराबर है। नाउ H/E ये जो वैल्यू होगा ये हमारे AB अपॉन BC के बराबर हो जाएगा। AB अपॉन, ये जो M है स्लोप tan थीटा AB अपॉन BC, तो हम लोगों ने H/E इज इक्वल टू AB अपॉन BC भी बोल सकते हैं। यहाँ से चेंज किया, M को चेंज कर दिया यहाँ तक। अब AB अपॉन BC जो है बेसिकली ये जो है ना AB एंड BC, ये तो हम लोग स्लोप पे दिखा रहे, लेकिन ये हम लोग ग्राफ प्लॉट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ये प्लस विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V0 न्यू के ग्राफ, ये ग्राफ ऑफ V0 न्यू, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या बताया कि ये H अगर H को रोक ले, E को उधर कर दे, तो क्या मिलेगा हमारा, H इज इक्वल टू E इनटू ग्राफ ऑफ, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू का जो ग्राफ है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हम लोग को प्लैंक कांस्टेंट निकालने का रिलेशन आ गया। हम लोगों ने हेडिंग डाला था ना, डिटरमाइनिंग द प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, तो ये हम लोगों ने प्लैंक कांस्टेंट निकाल लिया। ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। आगे चले पीछे चले, अब अगला करने जा रहे हैं हम लोग वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे। इतना नोट कर लिए पहले, ये समझ में आ गया ये। अब इसके आगे देखते हैं, अगर हमें वर्क फंक्शन को डिटरमाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा जो पहला इक्वेशन था ये था, और ये दूसरा इक्वेशन ये था। तो ये जो वैल्यू होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। जब भी कभी लाइन खींचते हैं ना तो ये तो हमारा वर्क फंक्शन, ये जो है ना W0/E माइनस में ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो वैल्यू है अगर हम लोग वर्क फंक्शन के टर्म में लेंगे तो W0, ठीक है ना, W0/E माइनस में वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
और ये जो सी है कांस्टेंट टर्म, ये भी ये रिप्रेजेंट कर होगा नीचे वैल्यू इसको, क्योंकि जब भी कभी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर वाला सेक्शन को इस तरह से ये वाला होता है और नीचे जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वर्टिकल एक्सिस को वो सी के बराबर होता है स्ट्रेट लाइन में। और वही चीज़ यहाँ पे हम लोग वर्क फंक्शन के बराबर समझ रहे हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये वर्क फंक्शन के बराबर है, और ऐसे हम लोग बोलते हैं वो इंटरसेक्शन, वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। इंटरसेप्ट यानी इतना को कट किया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। तो दूसरा पार्ट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। नाउ कंपेयरिंग द नेक्स्ट पार्ट, इसको मिटा दूँ। इन दोनों को, इसको सेकेंड पार्ट को कंपेयर करना। नाउ ऑल्सो माइनस W नॉट अपॉन E इज इक्वल टू C। C क्या है? इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ये है C इज इंटरसेप्ट, जितने पे जाकर कट करेगा ये। तो माइनस W नॉट E इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल इंटरसेप्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि वो माइनस प्लस से कोई नहीं, खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा W इज इक्वल टू, W नॉट इज इक्वल टू E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट नहीं लिखा है, हाँ इंटरसेप्ट, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो वर्क फंक्शन अगर निकालना चाहते हैं तो E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस पे कितने पे कट करे इसका वैल्यू आ जाएगा हमें ग्राफ से, उसको लेंगे और E का जो चार्ज का वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वर्क फंक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया कि अगर हम लोग इसको ग्राफ को जब प्लॉट करते हैं, उसका जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फोटोन जो इंसिडेंट करता सरफेस पे, तो उससे हम लोग प्लैंक कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हम लोग वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ के हेल्प से। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। यहाँ पे एक टॉपिक जो शुरू का जो टॉपिक है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो यहाँ पे कंसेप्ट के हिसाब से ख़त्म हो जाता है। एक पॉइंट दे रखा है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, वो ये कि जब भी कभी हम लोग लाइट को सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है, तो वो जो एनर्जी होगा उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो स्पीड से चलेगा। इतनी बात तो हम लोग करते आ रहे हैं ज़माने से, कितनी बात सुन में। लेकिन एक बात ये भी कहा है कि जब फोटोन आग के सरफेस पे इंसिडेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इंसिडेंट करने और इलेक्ट्रॉन को निकलने में बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगता है। क्या मतलब हुआ, यानी कि फोटोन जब इंसिडेंट करता सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए टाइम नहीं लगता, फौरन ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सभी इलेक्ट्रॉन फौरन एक्शन में आ जाएगा, करंट बनाने लगेगा। कितनी बात में। जबकि कैथोड ट्यूब, एक कैथोड ट्यूब पहले था ये डिवाइस कैथोड ट्यूब, जबकि कैथोड ट्यूब में क्या होता है कि बहुत देर के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होता है,
प्रोसेस चालू हो जाता है, लेकिन बहुत देर के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। यानी कि प्रोसेस का स्टार्ट होना और प्रोसेस का एक्शन में आने में टाइम गैप होता है, काफ़ी देर के बाद होता है। वहाँ पे कोई भी मशीन पहले जो था कैथोड ट्यूब से चलने वाले जितने भी डिवाइसेस थे, उसमें टाइम गैप होते थे कि जब जैसे आज भी है, पानी उबालने के लिए क्या करेंगे, हीट देंगे, लेकिन हीट देते पानी थोड़ी उबलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा जब तक वो 100 डिग्री ना आ जाए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बताया कि जब फोटोन आता है, इंसिडेंट करता है सरफेस पे, उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फ़ौरन पड़ेगा, फ़ौरन इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। यानी किसी भी प्रोसेस को चलाना हो, कराना हो, करंट को प्रोवाइड करना हो, तो ये ऑन करिए और काम शुरू हो जाएगा। तो टाइम लैप्स नहीं होते, टाइम गैप नहीं होता। ये इंसिडेंटली लाइट फोटोन जो है सरफेस पे इंसिडेंट करता है एंड वो बिल्कुल फ़ौरन ही वो करंट बनना शुरू हो जाता है और वो ऑपरेट करने लगता है सिस्टम, डिले नहीं है उसमें। तो ये एक चीज़ भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।